अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। अनफॉर्चुनेटली साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जितना मायूस क्यों रहा, साल का जो हमारा आखिरी इवेंट था यानी कि मैच जो था मेलबर्न टेस्ट, उसका अख्ताम भी मायूसी के ही साथ हुआ। गो कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, स्पिरिटेड रही। 360 रन की शिकस्त के बाद टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ठीक ठाक टफ टाइम दिया, लेकिन ड्रॉप कैचेज़ हों, कुछ किस्मत भी ख़राब हो, कुछ हमारी परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं थी। तो 89 रन से ये ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट मैच जीता और 2 मैचेस की सीरीज़ जीत ली और हमारा जो इंतज़ार है वो तवील हो गया। 28 साल से नहीं जीते हैं, 1995 के बाद से 16 मुसलसल शिकस्तें हो गई हैं। इस पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट में आगे फ्यूचर में क्या होना है, साल 2024 कैसा रहेगा। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट माजिद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने के लिए। लेकिन प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक क्विकली पहले आप देख लीजिए रिप्ले हेडलाइन। रिप्ले हेडलाइन आपने देखी और अब तस्दिया हासिल करते हैं अब्दुल माजिद भट्टी साहब का। भट्टी साहब, मायूस कुन साल रहा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और इख्तिताम भी अनफॉर्चुनेटली वैसा ही हुआ, हालांकि बहुत चांसेस मिले हमें। कल 16 पर 4 आउट करने के बाद कैच ड्रॉप हुआ। आज मोहम्मद रिजवान का कंट्रोवर्शियल डिसीजन, मोहम्मद हफीज़ भी इसमें नाखुश हैं, काफ़ी तनकीद की। लेकिन आपका क्या तस्वीर है सर ओवरऑल टेस्ट पर? अफसोसनाक बात यह है कि हम 16 मुसलसल टेस्ट ऑस्ट्रेलिया में हार चुके हैं। देखिए गफ्फार, पाकिस्तान एक वक्त पे तो बेहतर पोजीशन में था, लेकिन शिकस्त का मार्जिन 79 रन बड़ा मार्जिन है। तो ऑस्ट्रेलिया ने आउट क्लास कर दिया और पाकिस्तान ने जो गलतियां फील्ड में की, कैचेस ड्रॉप किए। आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी 2 या 3 कैचेस जिस तरह लिए हैं तो उनकी फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही। फिर पाकिस्तान ने 52 एक्स्ट्राज कंसीड कर दिए पहली इनिंग्स में। उसके बाद किस्मत ने साथ नहीं दिया, अंपायरिंग ने भी शक के सारे फायदे ऑस्ट्रेलिया को दिए। टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं रही। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में 2023 का साल अब तकरीबन 2 दिन और रह गए। तो मेरे ख्याल में मायूस कुन साल था, फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। पाकिस्तान एशिया कप में फाइनल ना खेल सका। वर्ल्ड कप में हम कह रहे थे कि पाकिस्तान टॉप 4 की फेवरेट टीम है, पाकिस्तान सेमीफाइनल नहीं खेल सका। कप्तानी का मसला रहा, फाइनली बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ दी। पीसीबी हेडक्वार्टर में ऊपर तले तनाजात की जद में रहा और चेयरमैन चेंज हो गए। तो मतलब लग रहा है कि आज भी हम उलझे हुए मसाइल से। जब तक कंसिस्टेंसी हमारे क्रिकेट सिस्टम में नहीं आएगी, फैसला साजी में, आज 75-76 साल बाद हम यही तय नहीं कर सके कि हमारा फर्स्ट क्लास सिस्टम क्या होगा। आप देखें हमारे फर्स्ट क्लास सिस्टम की जो पैदावार थे, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल, इन लोगों ने परफॉर्मेंस दी। और जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे उनकी आप हालत देख लें। लेकिन मेरा ख्याल में साल के आखिर में जो पॉजिटिव चीज़ थी वो शान मसूद का एज ए टेस्ट कप्तान बनना था। शान मसूद एक इम्प्रेसिव कप्तान नजर आए, एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें नजर आई। उन्होंने टीम को लड़ाने की कोशिश की। जाहिर है उनके जो ऑप्शंस थे उनके पास महदूद थे, लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद को अगर बैक किया जाए तो वो बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं। और वो लोग जिन्होंने शान मसूद को अपनी अना की भेंट चढ़ाया और वर्ल्ड कप में जो वनडे स्क्वाड था उसमें इग्नोर किया, तो मेरे ख्याल में नाइंसाफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुई। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, तो 2024 में भी फिर हम किसी खैर की तवक्को ना रखें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, इनकन्सिस्टेंसी, अनसर्टेनिटीज़ बहुत है, इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन मेलबर्न टेस्ट जनाब, जिसमें पाकिस्तान को चौथे रोज़ शिकस्त हो गई, आप इसके हवाले से रिपोर्ट देखिए। फिर आके माजिद भाई से साल 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी बहुत संजीद उन पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिए। मेलबर्न टेस्ट पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान के टेलेंटर एक मरतबा फिर रेत की दीवार साबित हुए और आखिरी 4 विकेटें एक ही 100 रुपये तकरीबन गिर गई। माजिद भाई, ये जो शिकस्त है 2-0 की, आपको पता है बोर्ड जिस तरह के हालात से 2-4 है, फरवरी में आम इंतखाबात हैं, कुछ नहीं पता कि उसके बाद क्या होना है। आप क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप टीम मैनेजमेंट के फ्यूचर का, खुद क्रिकेट बोर्ड का, ये इंतखाबात को मद्देनजर रखें अगर हम? देखिए गफ्फार, मुल्क के आम इंतखाबात के लिए तो 8 फरवरी की तारीख तय हो गई है, लेकिन पीसीबी के इंतखाबात कब होंगे हमें नहीं पता। 5 फरवरी ज़का अशरफ साहब को जो डेडलाइन दी थी आईपीसी मिनिस्ट्री ने, वो तो 5 फरवरी की डेडलाइन थी। लेकिन देखें जो सबसे एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि पीएसएल कब होगी, कब शुरू होगी, अभी हमें नहीं पता। तो इतनी करीब पीएसएल आ गई, पीएसएल की डेट्स जो हैं अभी तक अनाउंस नहीं हुई। सुना है कि 2 दिन पहले अनाउंस होना थी, फिर डिले हो गई। उसके अलावा मीडिया राइट्स का इशू है। प्राइम मिनिस्टर हाउस से जो
नोटिफिकेशन निकाला गया, आईपीसी मिनिस्ट्री ने जो निकाला है उसमें ये कहा गया कि डे टू डे अफेयर्स तक महदूद रहें। तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट है तो मुश्किल में, इस मुश्किल से अब मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ी सी दिलचस्पी लेके अगर ज़का अशरफ साहब को कंटिन्यू करना है या किसी और को पीसीबी चेयरमैन बनाना है तो इलेक्शन करवाने की जरूरत है। देखिए, बहुत ज्यादा अगर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो गया तो ऐसा ना हो कि श्रीलंका की तरह फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हमारे भाई इस पे बात करते हैं। क्विक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये भी दिलचस्प सूरत हाल है कि नजम सेठी को तो ये कहा गया था इंतखाबात खुद नहीं लड़ सकते पीसीबी के, तो क्या ज़का साहब इंटरेस्टेड हैं, लड़ सकते हैं? ये सारा बड़ा कंफ्यूजन है, डिस्कस करेंगे माजिद साहब से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। मेलबर्न टेस्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो अंपायरिंग है, टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर तनकीद की है पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने। उनकी गुफ्तगू भी आपको कुछ देर में सुनवाते हैं। लेकिन माजी भट्टी साहब, सिर्फ अंपायरिंग पे ही तनकीद करना या टेक्नोलॉजी पे सवालात उठाना, क्या ये दुरुस्त है? चूँकि हम तो 95 से नहीं जीते हैं, फिर हमने, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 79 रन की डिफीट को मामूली डिफीट नहीं, हमको 7 रन से या 17 रन से नहीं आ रहे, तो इस तनाज़े का कोई फ़ायदा होगा हमें? देखें, मुझे तो खदशा है कि मोहम्मद हफीज अंपायरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट में ना आ जाएं आईसीसी के, क्योंकि आप आईसीसी के ज़ाब्ता अखलाक के तहत इस तरह खुलेआम पब्लिक प्लेस पे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अंपायरों को और अंपायरों के डिसीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये वाकई हमारी बदकिस्मती है कि 2005 में जब इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ, ये सारे पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, पर्थ टेस्ट पाकिस्तान 491 रन से तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त हुई थी। पिछले पर्थ टेस्ट में हम 360 रन से आ रहे, आज 79 रन से आ रहे। तो मतलब हमारे सिस्टम में देखें, कहीं ना कहीं तो हमें खराबी नजर आ रही है। हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया की इस मजबूत और प्रोफेशनल टीम का मुकाबला कर सकें। ऑस्ट्रेलिया की ये वो टीम है जिसने 2023 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में जीता, इंडिया को बड़े मार्जिन से हराया। अभी 50 ओवर का वर्ल्ड कप कुछ हफ्ते पहले उन्होंने अहमदाबाद में इंडिया को हराया। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम को दुनिया का सबसे मुश्किल और मजबूत सिस्टम कहा जाता है। लेकिन हमें अपने घर में भी तो नजरसानी करने की जरूरत है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर्स क्यों नहीं है। हमारा एक प्लेयर 50 रन बनाकर अपने लिए खेलता है और आउट होकर चला जाता है। वो उस क्लास के प्लेयर कहाँ हैं जो इस 50 को 100 में कन्वर्ट करें और पाकिस्तान को मैच जितवाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर, उन्होंने खुलकर तनकीद अंपायरिंग डिसीजंस पर, टेक्नोलॉजी पर, आइए आपको भी दिखाते हैं। Mistakes as a team, we will take that, we will address those things. But with the same time, I believe inconsistent umpiring, technology curse really given us the result which should have been different. So I feel like these are the areas need to be addressed rightly. See, and if you see the whole game, the very inconsistent decisions of the umpiring, like we play this beautiful game of cricket with the natural instinct, and we all know the basics of the game. But sometimes it seems like it's a technology show. It's not the cricket we are playing inside. आप ड्रॉप कैचेस भी हैं एक बार माजिद भाई, और फिर अगर आप देखें तो जो मेरी रिसर्च रही, मोहम्मद रिजवान के आउट पर मैंने कुछ साबिक क्रिकेटर्स, कुछ कप्तानों से बात की, उन्होंने कहा जी रिस्ट बैंड पे अगर लगे तो ये आउट ही कहलाता है, क्योंकि वो रिस्ट बैंड ग्लव्स का पार्ट ही होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। फिर आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि आप चलें हिंट दे सकते हैं कि हमारे खिलाफ कुछ या हमारे हक में फैसले नहीं आए, लेकिन आप टेक्नोलॉजी कर्स बोल दें, आप बोलें जी इनकन्सिस्टेंट अंपायरिंग, आप थोड़ा सा मुझे लगता है बात आगे चली गई है यहाँ पर। मेरा ख्याल में आईसीसी को भी अब अपने लॉस पर, अपने जो कवानीन है उन पर नजरसानी करने की जरूरत है। बल्कि पीसीबी के जो साबिक सीईओ हैं वसीम खान, वो आईसीसी के जनरल मैनेजर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, तो ये उन्हीं का डोमेन है। किसी दिन अगर वसीम खान आपके प्रोग्राम में आ जाएं तो वो बेहतर बताएंगे। लेकिन जाहिर है अंपायरिंग का स्टैंडर्ड तो काफी मुतासिर हो रहा है। और ये जो टेक्नोलॉजी है, मैंने दुनिया के एक बहुत बड़े अंपायर से एक दिन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक पिच पर अगर उस सॉफ्टवेयर ने एलबीडब्ल्यू पर जो बाउंस रखा हुआ है पहले दिन, तो जाहिर है वेयर एंड टेयर पिच में चेंज आता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर के वेयर एंड टेयर में कोई तब्दीली नहीं आती। तो टेक्नोलॉजी पर तो साल से सवाल उठ रहे हैं। और
प्लेयर अगर क्रिटिसाइज करें या रद्द-ए-अमल दें, उन पर फाइन होता है, या अगर ऑफिशियल्स अंपायर्स के डिसीजन को क्रिटिसाइज करें तो वो कोड ऑफ कंडक्ट में आते हैं। तो अंपायरों के लिए भी तो ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए कि ठीक। उनके एक फैसले की वजह से टीम का पूरा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो हफीज इतनी दुख वाली हालत में ये सारा कुछ बयान कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो हफीज को छोटे शख्स नहीं है, बहुत बड़े प्लेयर कुछ अरसे पहले थे, अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर क्रिकेट हैं। तो लिहाजा आईसीसी को इस पे गौर करने की जो जरूरत है कि दुनिया की दो बड़ी टीमें खेल रही हैं, इतना बड़ा क्राउड आ रहा है, लेकिन अंपायरिंग का स्टैंडर्ड हम देखें, बहुत सारे डिसीजन ओवरटर्न भी हुए हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए भी अगर गलत आउट दिए जाएं तो फिर तो टेक्नोलॉजी का फायदा कोई नहीं है ना। बिल्कुल, ओवरऑल मैं आपसे एग्री करता हूँ भाई साहब कि स्पेशली जो अंपायर्स कॉल है जिसका हमें खमियाजा वर्ल्ड कप में भुगतना पड़ा, उस पर जरूर नजरसानी की जरूरत है। लेकिन शायद मेरी अपनी राय के मुताबिक इस वाले टेस्ट में कोई बहुत बड़ा अंपायरिंग ब्लंडर नहीं था। जो रिस्ट बैंड है वो कंट्रोवर्शियल था, लेकिन शायद हफीज़ की जो इशारा है वो ओवर अच्छा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही नजर आ रहा है। लेकिन वाजिब भाई जाते जाते अब पाकिस्तान की बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आनी है न्यूजीलैंड की। मुझे लगता है कि बहुत सारी खबरें इन मेकिंग हैं कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। आज शायद हफीज़ी ने भी बात की, वो कहते हैं जी आप नए खिलाड़ियों को ज़्यादा आजमा लें। अब फिर आपको पता है मोहम्मद हफीज़, अब एंट्री हो गई है यासिर अरफात साहब की भी एज हाई परफॉर्मेंस कोच। क्या आपको लग रहा है वो जो एक पैटर्न था बाबर आजम की T20 टीम का बिल्कुल सफल होने जा रहा है? देखें, एक चीज तो आज आपने पता नहीं गौर किया या नहीं किया कि थोड़ी देर के लिए जब शान मसूद बाहर गए तो इमामुल हक कप्तानी कर रहे थे। रिजवान को, हालांकि हमारे टेस्ट में वो नायब कप्तान थे, रिजवान को नायब कप्तान अब पीसीबी ने नहीं रखा। हाँ। तो शाहीन शाह अफरीदी मतलब ऑफिशियली कंफर्म हुए थे जब मैं ड्राफ्ट में मौजूद था पीएसएल में, वहां पीसीबी ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी हमारे वाइस कैप्टन है सीरीज के लिए। लेकिन आज मैंने टीवी पे देखा कि इमामुल हक कप्तानी कर रहे थे जब शान मसूद बाहर गए। ठीक है, हो सकता है कि उस वक्त शाहीन भी अंदर ना हो। लेकिन देखें, अब न्यूजीलैंड की सीरीज तो चले पीएसएल के बाद है, अगले टेस्ट मैच में अगर मेरी राय लें तो आप इमामुल हक को भी ड्रॉप करें, साइम अयूब बाहर बैठा है उसको खिलाएं। सही। ये जो स्पिनर्स हम साजिद खान को भेज रहे हैं, मोहम्मद नवाज को भेज रहे हैं, अबरार भी शायद अवेलेबल हो जाएं, तो मेरा ख्याल में हसन अली की जगह उनको भी मौका देना चाहिए। और हमारे पास सर्किट में अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, तो मेरा ख्याल में आप बार बार आजमाए हुए प्लेयरों को बार बार मौका देना, बार बार। और मैं बहुत अदब के साथ अब्दुल गफार आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे मीडिया के कुछ दोस्त जिस तरह प्लेयर्स के तर्जुमान बने हुए हैं ना, उससे भी हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है। हमारे कुछ लोग प्लेयर्स को अगर गिराने पर आते हैं तो वो बहुत बड़े प्लेयर को भी एक हकीर बनाकर पेश करते हैं, और अगर किसी के लिए कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं तो इस तरह बात करते हैं कि शायद वो प्लेयर जो है वही सब कुछ है, पाकिस्तान क्रिकेट का वही मसीहा है। तो इसमें मीडिया का भी उतना ही रोल है, और मीडिया स्टेक होल्डर है। अगर कल पाकिस्तान की क्रिकेट अगर नीचे चली गई तो उस पर फिर मीडिया को भी नुकसान होगा। हम और आप जो दौरे करते हैं गैर मुल्की, वो सारे बंद हो जाएंगे। चलें सर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हमें तो फिलहाल कोई मौका नहीं मिल रहा, लेकिन पर ओवरऑल आपकी बात ठीक है। लेकिन माजिद भाई आपको क्या लगता है साल 2024 में चूंकि वर्ल्ड कप भी है, अगेन अनसर्टेनिटी ये बरकरार है माजिद साहब के आपके फरवरी में क्या होगा, और अभी वर्ल्ड कप सिर्फ जून में चंद माह की दूरी पर है। खुदा जाने, हम ये भी नहीं कह सकते, आप बताइएगा मेरी बात से अगर एग्री करते हैं, कि हम तो ये भी नहीं कह सकते कि जनवरी में जो टीम जा रही है ये हमारी वर्ल्ड कप की टीम है भी कि नहीं, क्योंकि फरवरी में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। सो ये मामला वर्ल्ड कप तक भी मुझे लगता है ऐसे ही उलझाव का शिकार रहेगा। नहीं, मेरे ख्याल में अगर उलझाव का शिकार रहा तो फिर तो पाकिस्तान क्रिकेट भी हॉकी की तरह नीचे चली जाएगी। और देखें, T20 ही ऐसा फॉर्मेट है जिसमें हम कहते हैं कि हमारी टीम दुनिया में सबसे बेहतर है। और अभी पीएसएल है, उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है, फिर पाकिस्तान ने आयरलैंड जाना है, इंग्लैंड जाना है, उसके बाद वहां से अमेरिका वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेलना है। तो मेरे ख्याल में अगले 6 महीने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर के फ्यूचर के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए जो भी फैसले होंगे अगले 6 महीने बहुत अहम है। ठीक है सर, आखिर में ये जो शाहिद अफरीदी साहब की स्टेटमेंट थी, अब ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो हमारी हिकमत अमली है वो क्या होनी चाहिए। क्या हम वो रिजवान बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी है जिसमें फ़खर जमान की जगह नहीं बन रही थी, अब साइम भी आ गए हैं, हसीब भी आ गए हैं, आपने आजम खान को भी सिलेक्ट किया, आपने इसी तरह दीगर यंग लड़कों को भी चांस देना है। आप क्या सूरत हाल माजिद भाई देखने को कि अभी तो टीम टेस्ट मैच में मसरूफ़ है, लेकिन एक अच्छा खासा पेंडोरा बॉक्स मुझे लगता है T20 सीरीज़ के दौरान या उससे पहले खुल जाएगा।
देखिए गफार, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी नॉलेज है कि साइम अयूब का तो तय हो गया कि साइम अयूब अब पाकिस्तान के T20 में ओपनर होंगे। ठीक है। शुरू में हो सकता है एक आध मैच में रिजवान और बाबर आजम ओपन करेंगे। उसके बाद जो प्लानिंग है वो यही है कि साइम अयूब और रिजवान ओपन करेंगे, बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे, 4 पर फखर जमान आएंगे, उसके बाद आजम खान आएंगे। और आजम खान के बारे में भी मैं आपको खबर देता जाऊं कि आजम खान और सिलेक्टर्स के दरमियान, जो वहाब रियाज के दरमियान बातचीत हुई है, आजम खान ने उनसे कमिटमेंट की है कि मैं अपना वजन कम करूंगा, मैं अपनी फिटनेस पे काम करूंगा। बल्कि कराची में वो अपनी फिटनेस पे उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है और सिलेक्शन कमेटी ने भी उन्हें यकीन दिलाया है। बल्कि आजम खान ने ये भी कहा है कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने के लिए मुझे यकीन दहानी कराई जाए तो मैं फॉरेन लीग्स के अपने करोड़ों के असाइनमेंट छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो जो मुझे पता चला है, यही पता चला है कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर के विकेट कीपर होंगे T20 में, वो अब मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे, आजम खान होंगे। और आजम खान से कहा गया कि आप अपनी फिटनेस बेहतर करें, हम आपकी नाकामियों को भी ओन करेंगे और वर्ल्ड कप तक आजम खान को मौका देने का वादा किया गया है। लेकिन आगे क्या होता है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स सलाहकार जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद। टेस्ट और पाकिस्तान क्रिकेट के मामला से बात हुई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डेविस कप टाई जनाब पाकिस्तान इंडिया क्यों नहीं है, पाकिस्तान के टेनिस स्टार एहसान उल हक हमें ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। मेलबर्न टेस्ट के बाद जनाब बात करते हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसका सबको इंतजार है, डेविस कप टाई पाकिस्तान बामुकाबला भारत, जो कि फरवरी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में शेड्यूल है और हम सब बड़ा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं इस डेविस कप टाई पर। और इसके साथ साथ जो प्रिपरेशंस है पाकिस्तान टेनिस टीम की, उससे बात करते हैं पाकिस्तान के टेनिस स्टार जिनके बगैर पाकिस्तान टेनिस की तारीख अधूरी है और पाकिस्तान टेनिस और एहसान उल हक का नाम एक साथ दी जाता है। बहुत शुक्रिया एहसान उल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर लाहौर से। एहसान, सबसे पहले हाउ एक्साइटेड यू आर के इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, फिर हम देख रहे हैं कि किसी भी शोबे में, किसी भी खेल में पाकिस्तान भारत मध्य मुकाबले होते क्राउड इंटरेस्ट और मीडिया इंटरेस्ट भी बढ़ता है, वो चीज़ हम ऑलरेडी फेल्ट भी कर रहे हैं। लेट्स होप कि इंडियन टीम अब पाकिस्तान आए और हम ये मुकाबला होते हुए देखें। जी, अस्सलाम वालेकुम गफार भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल योर व्यूअर्स आल्सो। हाँ जी, वेरी वेरी एक्साइटेड। ऑब्वियसली टेंस माहौल था काफ़ी 2-3 महीने से, जब सितंबर में टाई का रिजल्ट आया कि हमारा ड्रॉ निकला इंडिया के अगेंस्ट, तो वही थोड़ी सी बातचीत चली थी कि पता नहीं इंडिया आता है कि नहीं आता, या पाकिस्तान को दोबारा ये टाई मिलती है कि नहीं मिलती। क्योंकि 2019 में भी वी वर सपोज टू प्ले इंडिया, लेकिन ITF ने और डेविस कप कमेटी ने वो डिसीजन हमारे अगेंस्ट दे दिया और हमारी रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट किया कि पाकिस्तान में होनी चाहिए और हमें न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ा, जिसपे मैंने बॉयकॉट किया टीम का डेविस कप के लिए कजाकिस्तान में खेलने के लिए। और अकीर खान जो हैं हमारे उस वक्त जो थे नंबर 1 प्लेयर जो थे, उन्होंने भी मेरे ऑनर में, मेरी रिस्पेक्ट में बॉयकॉट किया और फिर बाकी डेविस कप टीम ने भी किया। तो हमने अंडर 14 की टीम भेजी थी कजाकिस्तान, जो इंडिया की A टीम से खेली थी। तो इस दफा भी थोड़ी से हमें रिजर्वेशन तो थी कि ITF दोबारा से हमारे अगेंस्ट डिसीजन ना ले दे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अभी देखते हैं किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे या प्लेटफॉर्म के ऊपर, स्पेशली स्पोर्ट्स में, जब इंडिया पाकिस्तान की चीज आती है तो मोस्टली इंडिया जो है ज्यादा से ज्यादा जो है ना अपर हैंड ले जाता है पाकिस्तान के ऊपर। एंड तो जब से ITF का डिसीजन आया है और डेविस कप कमेटी का डिसीजन आया है 19 दिसंबर को कि टाई पाकिस्तान में ही होनी चाहिए और होगी, और इंडिया की अपील को रिजेक्ट किया है, मैं अपनी पर्सनली बताऊंगा कि मुझे बहुत ही बूस्ट मिला है। वेरी वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी फायर्ड अप, वेरी पम्प्ड अप। और एक ख्वाब ही कह लें या एक ड्रीम कह लें या एक ख्वाहिश कह लें जो हमेशा रही है कि पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट खेले पाकिस्तान के अंदर। हम डेविस कप इंडिया खेलने गए थे, बहुत मजा आया था, बड़ी मेमोरेबल टाई रही हमारी वो, बहुत क्लोजली हम 3-2 हारे थे वो टाई। लेकिन आई थिंक टेनिस के लिए, टेनिस लवर्स के लिए, स्पोर्ट्स लवर्स के लिए, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आती है, इट्स गोना बी एन हिस्टोरिकल इवेंट, इट्स गोना बी अ हिस्टोरिकल टाई एंड मैच। एंड आई थिंक पूरा पाकिस्तान, स्पेशली जो टेनिस लवर्स हैं, वी आर वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये टाई हो सके इंशाल्लाह फरवरी के अंदर। बिल्कुल, एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ईगरली वेटिंग फॉर दिस पाकिस्तान इंडिया टाई। ऐसा प्रिपरेशंस के मुताबिक भी बताइएगा। दूसरा, आप क्या समझते हैं जो इंडियन टीम है और जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई, जिसमें हमारे पास यंगस्टर्स भी हैं, आप और अकील खान तो अब हमारे वेटरन्स हैं, लेकिन मोहम्मद आबिद हैं, शुएब भी हैं, बरकतुल्ला भी हैं, आप कंपैरिजन कैसा करते हैं दोनों टीमें इस वक्त जिस फॉर्म में? आप क्या समझते हैं कैसा मुकाबला होगा?
देखिए गफार भाई, टू बी ऑनेस्ट, इंडियन टीम ऑब्वियसली मच मच स्ट्रॉन्गर ऑन द पेपर एंड वैसे भी स्ट्रॉन्ग है। उनके सारे लड़के जो हैं एटीपी टूर पे खेल रहे हैं एंड दे हाईली रैंक टॉप 400 टॉप 300 में हैं। डबल्स में सारे के तीनों लड़के टॉप 100 में हैं। तो ऑन द पेपर तो दे आर बेटर टीम, लेकिन अकील के साथ पिछले 15 साल से हम डेविस कप जो खेल रहे हैं, वी ऑलवेज बीन अंडरडॉग्स। और जब भी हम डेविस कप खेले हैं, वेदर इट वाज अगेंस्ट कोरिया, चाइना, स्लोवेनिया, लिथुआनिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑल दी टीम्स वर मच मच स्ट्रॉन्गर देन अस ऑन द पेपर। लेकिन पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह से वी हैव अ रियली गुड रिकॉर्ड। जब से मैं और अकील दोनों खेल रहे हैं, 25 साल हो गए हमें डेविस कप खेलते हुए, हम सिर्फ पाकिस्तान में सिर्फ 2 टाइज हारे हैं हम। तो वो रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। हमारा ग्रास कोर्ट पे काफी एक्सपीरियंस है, वी हैव टू यूज दैट। डेविस कप एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। इंडियन टीम डेफिनेटली यंगर है हमसे, लेकिन उनके पास इतना ज्यादा डेविस कप एक्सपीरियंस नहीं है। और अगर पाकिस्तान इंडिया की जो टाई होगी, आई थिंक ऑब्वियसली प्रेशर इज गोना बी रियली हाई एंड इट्स गोना कम डाउन टू कौन उस प्रेशर को सही तरह हैंडल कर ले। इसाम, ये आप समझते हैं कि ठीक है, मुकाबले पे हम बात आगे और भी करेंगे क्योंकि वक्त बाकी, लेकिन आप समझते हैं भी वक्त है, हमारी जो टेनिस फेडरेशन है, गवर्नमेंट है, इसे मीडिया की जिम्मेदारी भी है, कुछ हम भी इसमें अपना रोल प्ले अभी से कर रहे हैं कि इसकी जो हाइप है वो भी उसी तरह बने। पाकिस्तान इंडिया के डेविस कप टाई को लोग एक मामूली चीज़ ना समझें, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है वो एक इवेंट है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। तो आप समझते हैं कि इसको सेलिब्रेशन स्टाइल में भी किया जाए। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि माशाल्लाह आप और अकील की जो फिटनेस है, फॉर्म है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आपके होते भी हमें और यंगस्टर्स मिल जाएँ जो एसाम और अकील की तरह पाकिस्तान को लॉन्ग सर्व करें, अट्रैक्शन आए, बच्चे जो है वो आप लोग को देखकर और टेनिस खेलना शुरू करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ हाइप ऑफ इट। हाँ फाबिर, डेफिनेटली आई थिंक जैसा मैंने कहा, अगर इंडियन टीम आती है यहाँ पे, it's going to be a huge boost for tennis in Pakistan, वैसे स्पोर्ट्स इन जनरल, और इंडिया पाकिस्तान के मैचेस किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कोई भी इवेंट हो रहा हो, तो आई थिंक एक और मोटिवेशन भी मिलती है, जज्बा भी होता है क्राउड के अंदर भी, पाकिस्तानियों को भी और इंडियंस को भी। एंड अगर इंडियन टीम यहाँ पे आती है, like I said earlier, it's going to be the first time ever कि कोई इंडियन टेनिस टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है ऑफिशियली, एंड इट विल बी अ ह्यूज इवेंट। मेरे ख्याल से उसको अल्हम्दुलिल्लाह से अभी से काफी हाइप मिल रही है, मीडिया पूरी तरह इसको प्रोजेक्ट कर रहा है, especially having this tie in Pakistan is going to be a huge deal। और मैं चाहता हूँ कि इंडियन टीम आए और इसके बाद इंशाल्लाह उसको फॉलो करके इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आए, एंड हम उनको जो अपना सारा जो एक कल्चर है हमारा, जो कि इंडियन जानते हैं, वो भारत से दिखाएं, एंड उनकी सही से बहुत खूबसूरती से उनकी जो है हॉस्पिटैलिटी भी करें, इंशाल्लाह उनको होस्ट करें हम। बिल्कुल, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद जो कि दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है, तो ज़रूर आई थिंक उनको यहाँ आकर बहुत इसको एंजॉय भी करेंगे। लेकिन साथ साथ मैं बात करूँगा आबिद, शोएब, बरकतुल्लाह और जो यंगस्टर्स हैं, एहसाम, ये हमारा कंसर्न रहेगा अब स्पेशली आप और मतलब अकील के होते हुए कि ये लड़के अभी से कुछ और इनमें से लड़के आगे आना शुरू हों, ताकि रिप्लेसमेंट या जो तैयारी है फ्यूचर की एहसाम की जाए, जो कि आप दोनों ने बहुत तवील अरसा पाकिस्तान की खिदमत की और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन आप होपफुल हैं कि ये जब आप एक ट्रांजिशन पीरियड आगे चल के, अल्लाह करे आप बहुत लेट हो, मैं तो विश कर रहा हूँ कि आप खेलते रहें, अभी 10-15 साल और खेलें, लेकिन आप समझते हैं कि नहीं, ये ट्रांजिशन आपको होता हुआ नजर आ रहा है या मेहनत करनी पड़ेगी? रियलिस्टिक बात क्या है? नहीं गफार पे, ऑब्वियसली अकील और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से डूइंग आवर लेवल बेस्ट टू बी द रोल मॉडल्स, टू बी द फ्लैग बैरियर्स फॉर पाकिस्तान, स्पेशली डेविस कप के अंदर, एंड जितना ज्यादा खेल सकते हैं अपने मुल्क के लिए, जान मार सकते हैं हमारे यंगस्टर्स के लिए भी। हम दोनों ने मिलकर प्रोग्राम शुरू किया है एज टैलेंट हंट के नाम से, जिसमें हम अंडर 14 अंडर 18 किड्स पे जो है फोकस कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग, कोचिंग, उनके बॉल्स, उनकी कोर्ट फीस, उसके खर्चे हम खुद उठा रहे हैं, उनको मेंटरशिप प्रोग्राम्स के अंदर रखा हुआ है, उनको मेंटर कर रहे हैं। और अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अंडर 14 के, अंडर 16 के, अंडर 18 के जो बच्चे हैं, अब नेशनल टाइटल्स वो एस अकेडमी की जीत रहे हैं मोस्टली, डेफिनेटली 95% से ज़्यादा जो हैं, इंटरनेशनली भी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इट विल टेक अ लिटिल टाइम, मेरे ख्याल से सिर्फ 1-2 सालों वाली बात नहीं है, वी हैव टू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, और गोल यही है कि इंशाल्लाह 3-4 सालों में कैन प्रोड्यूस यंग डेविस का प्लेयर्स भी हों और यंग ग्रैंडसन लेवल प्लेयर्स भी हों, और इस गैप को कम किया जाए, जो लेगेसी मेरी है और अकील की है वो ख़त्म ना हो, एंड वी बोथ हैव रियलाइज कि वी हैव टू गिव बैक टू आवर कंट्री, वी हैव टू गिव बैक टू आवर पीपल, और वो प्रोसेस हमने शुरू कर दिया हुआ है। एंड एज प्लेयर्स भी हम कोशिश करते हैं कि टू बी द रोल मॉडल्स बाकी प्लेयरों के लिए, एंड अपने आप को कंडक्ट सही तरह कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्टिल ट्राइंग टू बी इन शेप। जिस तरह मैंने कहा, जब से मुझे पता लगा कि पाकिस्तान की टाई जो है ये पाकिस्तान में होगी, हैज गिवन मी एक्स्ट्रा बूस्ट और एक्स्ट्रा मोटिवेशन, इसीलिए मैं लाहौर से इस्लामाबाद आया हूँ डेविस कप टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए, सो दैट आई कैन बी
100% रेडी। इंशाल्लाह अगर ये टाई फरवरी में पाकिस्तान में होती है और इंडिया यहाँ पे आता है। यंगस्टर जो हैं हमारे जिनको स्पेशली टीम में शामिल किया गया है, साहब भी इनके बारे में बताइएगा कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स आप देख रहे हैं जो आप आज नाम ले सकते हैं या आपको लगता है कि इनमें पोटेंशियल है और ये आगे चल के जो है वो एसाम और अकील की तरह पाकिस्तान टेनिस को आगे लेकर जाएंगे? देखिए अभी सबसे जो हमारी टीम में अभी जो है शुएब इज द मोस्ट अपकमिंग वन मेरे ख्याल से। अगला गैप तो वही है जो उसको कर सकता है और प्रॉब्ली विल बी नंबर 1 फॉर फ्यू इयर्स। उसके बाद जूनियर टेनिस में अगर कहें तो 3-4 बच्चे हैं 17-18 के who have lot of potential। उसमें अहमद नाइल कुरैशी है, बिलाल आसिम है, हाजिक कासिम है, हमजा रोमान है। ये बच्चे हैं अगर इनके ऊपर वर्क किया जाए, जो कि हमने करना शुरू कर दिया है इनके ऊपर, इंशाल्लाह 3-4 सालों में यू गोना बी सीइंग देम प्लेइंग डेविस कप एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो वी आर डूइंग आवर लेवल बेस्ट एज सीनियर प्लेयर्स टू help them get ready for international tennis and they can be the right people inshallah be the flag bearers in the coming future inshallah for Pakistan। बिल्कुल ठीक है एहसान, जैसे आपने कहा रोल मॉडल तो आपने अपने टेनिस सर्किट में भी बहुत मरतबा ऐसा किया। मैं देखता हूँ कि जो बड़े स्टार प्लेयर्स हैं उनकी शर्ट्स वगैरह ताकि वो जो नीलामी है, फंड रेजिंग है, इसकी तरफ कितना रुझान है? चूँकि अब ये एक बड़ी समाजी जिम्मेदारी बनती जा रही है। अभी हमने उस्मान ख्वाजा का भी एक स्टांस देखा, दुनिया भर के जो प्लेयर्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, और आप ही बड़ा एक्टिवली इसके अंदर आपने काम किया पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा जब कुछ अमन की बात हुई, मुझे याद है वो भी आपने एक इनिशिएटिव लिया था। तो ये भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्योंकि प्लेयर्स को फॉलो करते हैं लोग। नहीं डेफिनेटली जी, एज अ मुस्लिम भी एज अ पाकिस्तानी भी आई फील लाइक हमारी ऑब्लिगेशन भी होती है, हमारी एक तरह से ड्यूटी भी है और एक फर्ज भी है टू ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल वी कैन इन एनी वे वी कैन, वेदर इज विद डोनेशन, वेदर इज विद चैरिटी, वेदर वो खाना देना है, वेदर वो टेनिस में बच्चों की हेल्प करना है, वेदर इज अबाउट टेकिंग केयर ऑफ द कोचिंग या ट्रेनिंग या बॉल उनको रैकेट दिलाना। किसी तरह से भी किसी बच्चे की भी या किसी भी इंसान की अगर आप हेल्प कर सकते हैं, whether it's financially, whether it's with some other means, वो करना चाहिए। I feel very blessed, I feel very lucky कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी है, इतना नाम दिया है, and I've been able to pursue my dream of playing tennis and representing Pakistan for so long। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमारा ड्यूटी बनती है to give back। यही सीखा अपने पेरेंट्स से भी, अपने उस्तादों से भी, एंड उसी को कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने की जितनी ज़्यादा दफ़ा कर सकें हम। and inshallah I'll carry on doing that till my dying breath for sure। बिल्कुल। साल 2023 के मुतालिक क्या कहेंगे वो टेनिस स्पेशली आप अपनी बात करें, फिर 2024 में तो एक बहुत बड़ी ये डेविस कप टाई आ रही है। हाउ यू हैव एक्सपेक्टेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर? क्योंकि to be honest 2023 जो है to be honest has been the toughest year of my career I would say, and professionally it's been a very tough one। मुझे इंजरीज रही हैं 2-3 काफ़ी सीरियस इंजरी थी जिसकी वजह से मेरी रैंकिंग भी गिर गई, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम एवर इन माय करियर कि मैं अब टॉप 100 में नहीं हूँ। आई एम 120 राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो अब यही मेरी कोशिश है टू गेट बैक। थोड़ा सा बूस्ट चाहिए होता है, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड भी था, डिमोरलाइज थोड़ा सा हुआ था, आई डिडंट नो क्या करूँ 2024 में। लेकिन अब ये इंडिया की टाई जो अनाउंस हुई है इसने मुझे थोड़ा सा और जो है ना जज्बा दे दिया है, एक फ्यूल इंजेक्ट हो गया है मेरे अंदर। आई एम एंजॉयिंग माय टेनिस, आई एम एंजॉयिंग ट्रेनिंग अगेन, एंड अभी मेन विजन जो मेरा है इज टू गेट रेडी फॉर द डेविस कप टाई इन द बेस्ट वे आई कैन, और उसके बाद इंशाल्लाह टू डू माय लेवल बेस्ट के फ्रेंच ओपन के लिए, विंबलडन के लिए दोबारा क्वालिफाई करूं एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान को वहां पे रिप्रेजेंट करूं इंशाल्लाह। चलिए आखिर में इंटरनेशनल टेनिस की भी थोड़ी बात करते हैं, जो कि साल 2023 के हम रिकैप भी कर रहे हैं। हमने देखा कि एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला कार्लोस ने जीता, लेकिन फिर नोवाक जोकोविच द चैंपियन मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक। हमें लग रहा था जैसे अभी कोई एरा नया शुरू होने वाला है, लेकिन नोवाक ने कहा नहीं रुक जाए ज़रा, अभी मैं खेलूंगा कुछ और जीतूंगा। 24 उनके हो गए, नडाल और रॉजर फेडरर आगे बढ़े। हाउ यू सी दिस और आगे 2024 में आप क्या समझते हैं ये मुकाबला जो कार्लोस का है, जोकोविच और फिर जो बाकी प्लेयर्स हैं, हाउ यू सी दिस? नहीं, नोवाक जोकोविच बाय फार इज द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ, और मेरे ख्याल से हिस्ट्री में भी। एंड अगर आप तीनों प्लेयर्स की बात करें, रॉजर फेडरर, नोवाक और नडाल की, तो हैंड्स डाउन नोवाक इज द बेस्ट प्लेयर बाय फार, एंड वो प्रूव भी करा अपने रिजल्ट से भी। और अभी भी उसने यंग प्लेयर्स को उसने कहा जरा सब्र करें, अभी आप अभी इतनी जल्दी आपको मैं जो है ना अपना जो क्राउन है वो नहीं लेने दे सकता। एंड he has finished the year again as number 1 and he'll be the guy to beat in 2024 as well। and there are few young guys, obviously वो एज की वजह से मे बी थोड़ा सा ये 1-2 मैचेस टफ वाले हार जाए,
बट अभी जिस तरह इसने फिनिश किया एंड ऑफ द ईयर का, विनिंग यूएस ओपन एंड विनिंग द मास्टर्स एज वेल, इट्स अनबिलीवेबल एंड आई थिंक ही विल बी द गाय टू बीट इन 2024 एज वेल। चलिए आखिर में मैं चाहता हूँ एहसाम, हमारे जो नाजरीन हैं, क्योंकि नया साल आने वाला है, तो उनके लिए कोई नए साल पे अगर आप कोई पैगाम दे सकें, आई थिंक टॉप ऑफ द लिस्ट तो ये होगा, खासतौर पर जो इस्लामाबाद में लोग हैं, कि सपोर्ट करने ज़रूर आए। हाँ जी, इस्लामाबाद के नहीं, पूरे पाकिस्तानियों को जी हाँ। कहूंगा सारे शहरों से आए जी सपोर्ट करने के लिए, जैसा क्रिकेट को करते हैं। मैंने अभी फुटबॉल का मैच देखा था वर्ल्ड कप का, 20,000 से मोर ज्यादा लोग वहाँ पे देखने आए फुटबॉल मैच को भी, वर्ल्ड कप के क्वालिफाई को। तो पाकिस्तान इंडिया की टाई होगी। आई रियली फील लाइक वी गोना गेट रियली गुड नंबर्स टू कम एंड वॉच द टेनिस। एंड उसके अलावा बस यही है जी, हार्ड वर्क करते रहें एंड देयर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, देयर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने किसी भी फील्ड के अंदर सक्सीड करना है, ऑनेस्ट रहें अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, स्पेशली अपने प्रोफेशन के साथ ध्यानदारी से करें चीज़ों को। एंड इफ यू डू दैट, आई थिंक दैट्स द ओनली वे आई थिंक टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, एंड देन यू विल बी एबल टू अचीव व्हाटएवर यू वांट इन लाइफ एज वेल। बहुत बहुत शुक्रिया साम, आप खुद जो है बड़े ज़बरदस्त रोल मॉडल हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड फॉर पाकिस्तान। वे सुपर यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द डेविस कप टाई अगेंस्ट इंडिया। एहसामुल हक जनाब मौजूद थे, पाकिस्तान टेनिस का फ़ख्र हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि डेविस कप टाई पाकिस्तान इंडिया, ये बहुत बड़ा ओकेजन होगा, क्योंकि पहली मरतबा बहुत अरसे बाद इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है डेविस कप टाई के लिए, तो हम सब इसका इंतजार भी कर रहे हैं। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।